ओके, फिर हम जंप करेंगे साउथ की तरफ, एक्सप्लोर करेंगे कृष्णदेवराया ऑफ विजयनगर को। सिर्फ किंग नहीं, स्कॉलर भी थे। इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, देखेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया एंशिएंट डेवलपमेंट में। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, राइट? नेक्स्ट अप हम इन्वेस्टिगेट करेंगे टक्सिला यूनिवर्सिटी, फेमस क्यों थी लेकिन मॉडर्न यूनिवर्सिटी जैसी क्यों नहीं। अच्छा, वो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हम असेस करेंगे कि चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स कितने क्रूशियल हैं इंडिया के पास्ट को पीस टुगेदर करने के लिए। 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चलो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट वन। अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। Examine the main aspects of Akbar's religious syncretism, 2025. Broad micro theme: Kings and contributions. ऑलराइट, अकबर, मुगल एम्परर अकबर, उनका रेन 1556 से 1605 तक, वो एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट था, है ना? सिर्फ डाइवर्स लोगों को रूल करने से आगे बढ़कर एक इंक्लूसिव इंपीरियल आइडियोलॉजी क्रिएट करने का। हाँ, और इसका कोर आइडिया था सुल ए कुल, लिटरली यूनिवर्सल पीस या पीस विथ ऑल। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसिव टॉलरेंस नहीं थी, इट एक्टिवली प्रमोटेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, एथिकल गवर्नेंस पर जोर था। हाँ, और रैशनल थिंकिंग को फेवर किया गया ओवर रिजिड ऑर्थोडॉक्स डॉगमा। इसमें पर्शियन सूफी ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस भी दिखता है, यूनिटी और एथिक्स पर फोकस वाला, समझे? करेक्ट। अकबर जेन्युइनली मानते भी थे, ऐसा लगता है, कि एक यूनिवर्सल डिवाइन ट्रूथ एग्जिस्ट करता है डिफरेंट रिलीजन्स में, सेक्टेरियन बाउंड्रीज के परे। अच्छा। उन्होंने इंसाने कामिल यानी परफेक्ट मैन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, जिसका एम था स्पिरिचुअल विजडम को इंटीग्रेट करना अलग अलग फेथ से। तो फोकस रिचुअल से ज्यादा मॉरल कॉन्डक्ट पे शिफ्ट हुआ। एग्जैक्टली, इट वाज क्वाइट अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उस टाइम के लिए। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस में कैसे लाया? कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स थे ना? हाँ बिल्कुल। सबसे फेमस शायद इबादत खाना है, हाउस ऑफ वर्शिप, फतेहपुर सीकरी में 1575 में एस्टैब्लिश किया गया। इमेजिन करो, एक डेडिकेटेड स्पेस जहां अलग अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स, जेजुइट प्रीस्ट्स, पारसी मोबेड्स, जैन आचार्यस, हिंदू पंडित्स एक्चुअली गैदर होते थे स्ट्रक्चर्ड इंटरफेथ डायलॉग्स और डिबेट्स के लिए। हाँ, थियोलॉजी और फिलॉसफी पे अकबर खुद पार्टिसिपेट करते थे, सुनते थे, सवाल करते थे। थोड़ा सोच लो, कितना रेडिकल था 16th सेंचुरी के लिए। फिर आया दीन इलाही या डिवाइन फेथ 1582 में। ये एग्जैक्टली एक नया रिलीजन नहीं था, मोर लाइक अ सिंक्रेटिक ऑर्डर या एथिकल सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या ब्लेंड था? इसमें एलिमेंट्स थे जैसे इस्लामिक मोनोथीज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा और इवन ज़ोरोआस्ट्रियन रेवरेंस फॉर लाइट एंड फायर। मास फॉलोइंग तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट के एक सेलेक्ट ग्रुप को अट्रैक्ट किया, एक तरह की ब्रदरहुड बन गई, डिसाइपल्स ऑफ लाइट। वाह। और वो महजर डिक्लेरेशन 1579 वाला? हाँ, वो एक और बोल्ड मूव था। बेसिकली एक डिक्री जिसने अकबर को सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी डिक्लेयर किया, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्लर्जी यानी उलेमा के इंटरप्रिटेशन से ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो। इससे उन्हें काफी पावर मिली रिलीजियस लॉ को इंटरप्रेट करने की अपनी इंक्लूसिव पॉलिसीज के लाइन में। करेक्ट। इसके अलावा कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल रिफॉर्म्स भी थे, जैसे जिजिया टैक्स अबॉलिश किया 1564 में। ये टैक्स हिस्टोरिकली नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर लगता था। और वो पिलग्रिमेज टैक्स भी हटाया जो हिंदूज पर लगता था होली साइट्स विजिट करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़े स्टेप्स थे रिलीजियस इक्वालिटी प्रमोट करने की तरफ और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर बर्डन कम करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये दिखता है, उन्होंने केपेबल हिंदू नोबल्स को हाई पोजीशंस पर लाया, जैसे राजा टोडरमल फाइनेंस हैंडल कर रहे थे। हाँ, राजा मानसिंह की जनरल थे और विटी बीरबल क्लोज एडवाइजर थे। ये दिखाता है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की तरफ मूव था, सिर्फ रिलीजियस एफिलिएशन नहीं। और उनकी मैरिज पॉलिसी राजपूत हाउसेस के साथ, जैसे अंबर, बीकानेर, जैसलमेर, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसने एक डीप पॉलिटिको कल्चरल सिंथेसिस फॉस्टर किया मुगल और राजपूत एलीट्स के बीच। और ये सिंथेसिस आप लिटरली कल्चर में देख सकते हैं। फतेहपुर सिकरी की आर्किटेक्चर देखो, इस्लामिक आर्चेस के साथ हिंदू छतरीज और जैन डेकोरेटिव एलिमेंट्स ब्लेंड होते हुए मिलेंगे। राइट। उन्होंने हिंदू आर्टिस्ट जैसे दसवंत और बसावन को पेट्रोनाइज किया, जो पर्शियन मास्टर्स के साथ इंपीरियल वर्कशॉप्स में काम करते थे, मुगल मिनिएचर्स बनाते थे, लेकिन इंडियन थीम्स पर भी, रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स से। स्पीकिंग ऑफ विच, उन्होंने इन संस्कृत एपिक्स का और अथर्वा वेदा जैसे दूसरे टेक्स्ट्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन भी कमीशन करवाया, ताकि पर्शियन स्पीकिंग कोर्ट एलीट उन्हें एक्सेस कर सके। और मुगल कोर्ट खुद एक मल्टीकल्चरल स्पेस बन गया, जहां हिंदू फेस्टिवल्स जैसे दिवाली और होली सेलिब्रेट होते थे, साथ में पर्शियन न्यू ईयर, नौरोज भी। इवन पर्शियन लैंग्वेज इवॉल्व हुई, जिसे अकबरी पर्शियन कहते हैं, जिसमें संस्कृत और हिंदी के वर्ड्स इनकॉर्पोरेट हुए। कूल ना? तो इस सब का मतलब क्या है? अकबर का ये प्रोजेक्ट ऑफ रिलीजियस सिंक्रेटिज्म सिर्फ उनकी पर्सनल स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं थी। हाँ, ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट था। एग्जैक्टली। वो समझते थे कि इंडिया की इमेंस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए सिर्फ फोर्स काफी नहीं है, कॉमन ग्राउंड ढूंढना और डायलॉग और इंक्लूजन का कल्चर फॉस्टर करना जरूरी है। तो सुले कुल प्रमोट करके और ऑर्थोडॉक्स बैरियर्स डिसमेंटल करके उनका एम था रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म को कमजोर करना और अपने एम्पायर के लिए ब्रॉडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड करना। इट वॉज अ पायनियरिंग अटेम्प्ट, एक कॉम्पोजिट स्टेट कल्चर बनाने का। इन शॉर्ट,
अकबर ने एक्टिवली डाइवर्स रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिसेस को ब्लेंड किया थ्रू पॉलिसीज जैसे सुलह-ए-कुल, इंस्टीट्यूशंस जैसे इबादत खाना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस अबॉलिश करना और कल्चरल सिंथेसिस फॉस्टर करना। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में सबका एम था टॉलरेंस, एथिकल गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट करना अपने डाइवर्स एम्पायर में। याद रखना। ओके, मुगल हार्टलैंड से अब हम चलते हैं डाउन साउथ विजयनगर एम्पायर की तरफ और मिलते हैं एक और रिमार्केबल रूलर से, चलिए। कृष्णदेवराया। शलीख, scholar and patron. Krishnadevaraja, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but was also a great patron of learning and literature. Discuss 2016. Broad micro theme, Kings and Contributions. Let's talk about Krishnadevaraja. इन्होंने पावरफुल विजयनगर एम्पायर पर रूल किया 1509 से 1529 सीई तक। उन्हें अक्सर उनकी डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है और सिर्फ मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए नहीं। हाँ, वो अपनी डीप स्कॉलरशिप और उनके इनक्रेडिबल पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के लिए जाने जाते थे। उन्हें आंध्र भोजा का टाइटल भी मिला था, उन्हें लेजेंडरी किंग भोजा से कंपेयर करते हुए, जो अपनी लर्निंग और पैट्रोनेज के लिए फेमस थे। बिल्कुल, उनका एरा अक्सर गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर और साउथ इंडियन आर्ट कहलाता है। अमेजिंग बात यह है कि वो सिर्फ पेट्रोन ही नहीं थे, वो खुद एक अकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर थे। उन्होंने फेमस तेलुगु एपिक पोएम अमुक्तमाल्यदा लिखी। अच्छा, ये सिर्फ पोएट्री नहीं है। नहीं, ये उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाती है स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इवन वॉरफेयर की। सब एक नैरेटिव में वीव किया हुआ है तमिल सेंट अंडाल के बारे में। इसे तेलुगु लिटरेचर का मास्टरपीस माना जाता है। वाओ, और वो सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने संस्कृत में भी वर्क्स कंपोज किए, जैसे प्लेज जंबावती कल्याणम और उषा परिणयम। ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है अक्रॉस लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स। हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे रायान वाचकमु, जो उनके डिस्कशंस डॉक्यूमेंट करते हैं फिलॉसफी, रिलीजन और लिटरेचर पर, उनके कोर्ट के स्कॉलर्स के साथ। इससे उनकी शार्प इंटेलेक्चुअल प्रॉवर्स का ग्लिम्स मिलता है। अब उनके पेट्रोनेज की बात करें, यहाँ वो सच में शाइन करते थे। उन्होंने लेजेंडरी अष्टदिग्गज स्टैब्लिश किए, मतलब 8 एलिफेंट्स अपने कोर्ट में। ये 8 सबसे डिस्टिंग्विश्ड तेलुगु पोएट्स का कलेक्टिव था उस टाइम का, एक लिटरेरी ड्रीम टीम समझ लो। हाँ, फेमस नेम्स जैसे आलासनी पिद्दाना, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री कहते हैं, और विटी तेनाली रामकृष्णा इस ग्रुप का हिस्सा थे। उनके कलेक्टिव वर्क ने उस एरा के लिटरेरी लैंडस्केप को डिफाइन किया। लेकिन उनका सपोर्ट सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने मल्टीलिंगुअल लिटरेरी डेवलपमेंट फॉस्टर किया, संस्कृत, कन्नड़ा और तमिल में भी वर्क्स को पेट्रोनाइज करके। इससे उनके एम्पायर के अंदर एक वाइब्रेंट कल्चरल सिंथेसिस एनकरेज हुआ। उन्होंने इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट का रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी करवाया, जिससे क्लासिकल नॉलेज स्कॉलरली एलीट से आगे कॉमन लोगों तक पहुंची। उनका इन्फ्लुएंस आर्ट्स और आर्किटेक्चर में भी पावरफुली एक्सटेंड हुआ। उन्होंने आइकॉनिक टेम्पल्स जैसे हजारारामा टेम्पल अपने रामायणा पैनल्स के लिए फेमस और मैग्निफिसेंट विटारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम्पी में अपने स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर्स के लिए जाना जाता है का कंस्ट्रक्शन या मेजर एक्सपेंशन शुरू करवाया। ये मॉन्यूमेंट्स विजयनगरा आर्किटेक्चरल स्टाइल के एब्सोल्यूट पीक को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने डिस्टिंक्टिव विजयनगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी प्रमोट किया, जिसे आप उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पहचान सकते हैं, जैसे फिगर्स विद लार्ज एक्सप्रेसिव आईज और ग्रेसफुल मूवमेंट्स डिपिक्ट करते हुए। और वो क्लासिकल डांस फॉर्म्स, स्पेशली भरतनाट्यम के ग्रेट सपोर्टर थे, जिससे उनके डोमेन में यूनिक रीजनल स्टाइल्स के डेवलपमेंट और फ्लरिशिंग में कंट्रीब्यूशन हुआ। एजुकेशनल और रिलीजियस पेट्रोनेज को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कई अग्रहाराज एस्टैब्लिश किए। ये बेसिकली लर्नेड ब्राह्मण स्कॉलर्स को ग्रांट की गई सेटलमेंट्स थी, जो संस्कृत लर्निंग और वैदिक स्टडीज के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। उन्होंने बहुत से मठाज, मॉनेस्टरीज और टेम्पल्स भी बनवाए और सपोर्ट किए, जो अक्सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी काम करते थे, रिलीजियस और सेक्युलर लर्निंग दोनों को प्रमोट करते हुए। इंटेलेक्चुअल लाइफ को फॉस्टर करने के लिए वो रेगुलरली स्कॉलरली डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जिन्हें वाक्यार्थ सभाज कहते थे अपने कोर्ट में। ये प्लेटफॉर्म्स थे इंटेंस डिस्कशंस के लिए, फिलॉसफी और थियोलॉजी पर नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते हुए। तो कृष्णदेवराया का रेन सच में एक रिमार्केबल ब्लेंड था, इफेक्टिव रूलरशिप और प्रोफाउंड स्कॉलरशिप का। उन्होंने विजयनगरा एम्पायर को सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं, बल्कि एक डैजलिंग कल्चरल पावर हाउस बना दिया, जिसकी लेगेसी आज भी साउथ इंडियन आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करती है। इन शॉर्ट, कृष्णदेवराय एक मल्टी फैसेटेड स्कॉलर किंग थे, जिन्होंने पर्सनली सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क्स लिखे और इमेंस पेट्रोनेज प्रोवाइड किया, जिससे तेलुगु लिटरेचर, साउथ इंडियन आर्ट्स, आर्किटेक्चर और मल्टीलिंगुअल लर्निंग का गोल्डन एज आया विजयनगर एम्पायर में। सो फार हमने 2 इन्फ्लुएंशियल रूलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे। अब हम ये देखते हैं कैसे इंडिया की जमीन, उसकी ज्योग्राफी ने उसके एंशिएंट डेवलपमेंट को शेप करने में रोल प्ले किया। लेट्स जूम आउट। हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। Role of geographical factors in ancient India's development. Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. 2023. Broad, micro theme, miscellaneous. Okay, तो एंशिएंट इंडिया के बारे में सोचते हैं।
सिर्फ किंग्स और एम्पायर्स के टर्म्स में नहीं, बल्कि जमीन के टर्म्स में। इंडिया के डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसकी नदियां, पहाड़, कोस्ट्स, क्लाइमेट, इन सब ने उसके डेवलपमेंट को प्रोफाउंडली शेप किया। अर्लियर सिविलाइजेशंस जैसे इंडस वैली से लेकर मिडिवल पीरियड तक। हाँ, इन फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया कि लोग कहाँ सेटल हुए, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और उनके कल्चर्स कैसे इवॉल्व हुए। सबसे पहले रिवर सिस्टम्स। जो वास्ट इंडस गैंजेटिक प्लेन है, इंडस और गंगा रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ, वो अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन का क्रेडल था। क्यों? क्योंकि वहाँ इनक्रेडिबली फर्टाइल अलूवियल सॉइल थी, एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट। एग्जैक्टली। इससे सरप्लस फूड प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ, जिसने लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो के ग्रोथ को सपोर्ट किया, जहां एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और सिटी प्लानिंग थी। सरस्वती रिवर सिस्टम भी, जिसका जिक्र ऋग्वेदिक टेक्स्ट्स में है, उसने भी अर्ली वैदिक कल्चर और फार्मिंग कम्युनिटीज को सपोर्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले किया, हालांकि वो बाद में काफी हद तक सूख गई। और ये नदियां सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं थी, ये हाईवेज थी। रिवर बेस्ड ट्रेड रूट्स ने गुड्स और आइडियाज के मूवमेंट को फैसिलिटेट किया, कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉस्टर की। इससे महाजनपदास का राइज हुआ, जो अर्ली हिस्टोरिकल किंगडम्स थे, अक्सर इन मेजर वाटरवेज के किनारे ही सिचुएटेड थे। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ में माइटी हिमालयाज ने एक फॉर्मिडेबल नेचुरल बैरियर का काम किया, सब कॉन्टिनेंट को लार्ज स्केल एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाया, सेंट्रल एशिया से काफी लंबे पीरियड्स तक। लेकिन वो टोटली सील्ड ऑफ नहीं थे। पासेस जैसे खैबर और बोलन सिलेक्टिव गेटवेज की तरह काम करते थे, जिससे क्रूशियल माइग्रेशंस, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस हुए सदियों तक। तो माउंटेन्स को प्रोटेक्टर्स और कनेक्टर्स दोनों की तरह सोचो, समझे? पेनिनसुला में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ने रेनफॉल पैटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया, डाइवर्स एग्रीकल्चरल जोन्स क्रिएट किए और डिस्टिंक्ट रीजनल कल्चर्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। इंडिया के अंदर के माउंटेन पासेस ने भी इंटरनल ट्रेड रूट्स फैसिलिटेट किए, इंक्लूडिंग कनेक्शंस टू द फेमस सिल्क रूट, जो इंडिया को सेंट्रल एशिया और चाइना से लिंक करता था। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल था। इंडिया का डोमिनेंट मॉनसून क्लाइमेट अपने प्रेडिक्टेबल साइकिल ऑफ वेट और ड्राई सीजन्स के साथ उसने एग्रीकल्चरल साइकिल्स और क्रॉप पैटर्न्स डिक्टेट किए। हाँ, सोचो राइस कल्टीवेशन वेट एरियाज में, व्हीट और मिलेट्स ड्रायर जोन्स में। इसने सेटलमेंट चॉइसेस, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जैसे स्लोपिंग रूफ्स और इवन मेजर फेस्टिवल्स की टाइमिंग को इन्फ्लुएंस किया, जिनमें से बहुत से हार्वेस्ट साइकिल से जुड़े हैं। बहुत अर्ली टाइम से फॉस्टर किया। हाँ, एंशिएंट इंडियन मर्चेंट्स अरेबियन सी क्रॉस करके मेसोपोटामिया और बाद में रोम तक गए और बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके साउथ ईस्ट एशिया तक। इस ट्रेड से इमेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन साथ ही सिग्निफिकेंट कल्चरल सिंथेसिस भी हुआ। सोचो रोमन कॉइन साउथ इंडिया में मिलना, या इंडियन रिलीजियस और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस का साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड होना। पोर्ट सिटीज जैसे भरूच, ग्रीक्स के लिए बारिगाजा, वेस्ट कोस्ट पर, और मुजरिस, मॉडर्न कोची के पास बसलिंग इंटरनेशनल ट्रेड हब्स बन गए, स्पेशली मौर्यन और सतवाहना पीरियड्स में। कोस्टल रीजन्स में यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी डेवलप किए हैं, अक्सर मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्टेड, जैसे महाबलीपुरम का फेमस शो टेम्पल समुद्र के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने कल्चरल डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। डिस्टिंक्ट जोन्स ने डिफरेंट आर्किटेक्चरल टेम्पल स्टाइल्स के एवोल्यूशन को लीड किया। नॉर्थ इंडिया में नागारा स्टाइल अपने कर्वलिनियर टावर्स के साथ, और साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल अपने पिरामिडल टावर्स के साथ। बिल्डिंग मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ने भी रीजनल आर्ट फॉर्म्स को शेप किया। सैंडस्टोन नॉर्थ में कॉमन था, जबकि ग्रेनाइट साउथ में टेम्पल्स के लिए वाइडली यूज होता था। और जैसा मेंशन किया, एग्रीकल्चरल पैटर्न्स ने मेजर फेस्टिवल्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे साउथ में पोंगल राइस हार्वेस्ट सेलिब्रेट करता है और नॉर्थ में बैसाखी व्हीट हार्वेस्ट को मार्क करता है। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें, एंशिएंट इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं थी, उसने एक्टिवली उसकी मटेरियल लाइफ, इकोनॉमी, सेटलमेंट और उसके स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सप्रेशंस दोनों को शेप किया। इसने एक यूनिक सिविलाइजेशनल पैटर्न फॉस्टर किया, जिसने इनक्रेडिबल रीजनल डाइवर्सिटी को मैनेज किया अंडरलाइंग थ्रेड्स ऑफ यूनिटी के साथ। और ये इन्फ्लुएंसेस सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, आप आज भी इनकी लेगेसी इंडिया के रीजनल ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, क्विजीन्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस में देख सकते हैं। इन शॉर्ट, एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट फंडामेंटली उसकी ज्योग्राफी से शेप हुआ था। फर्टाइल रिवर प्लेन्स ने सिविलाइजेशंस को नर्चर किया, माउंटेन्स ने बैरियर्स और गेटवेज का काम किया, मॉनसून्स ने एग्रीकल्चर डिक्टेट किया, और कोस्ट लाइन्स ने मैरीटाइम ट्रेड एनेबल किया। सब ने उसके इकोनॉमिक पैटर्न्स, सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और रिच रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट किया। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है कि लोग कहाँ रहते हैं और सीखते हैं। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक बहुत फेमस एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग की, टैक्सिला। Taxila University. Taxila University was one of the oldest universities in the world with which were associated several renowned, learned personalities of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered a university in the modern sense. Discuss. 2014, broad micro-theme, miscellaneous. Let's travel back in time again, ancient city Taxila की तरफ। ये अब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। टैक्सिला एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में फ्लरिश हुआ लगभग 1000 साल तक, रफली 5th सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी CE तक। एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था,
ये एक रिनाउंड हब था जिसने स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को दूर दूर से अट्रैक्ट किया, पूरे एशिया से। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके फेम के लिए एब्सोल्युटली की थी। टैक्सिला 3 मेजर ट्रेड रूट्स के क्रूशल जंक्शन पर स्थित था, जिसमें महान उत्तरापथा या नॉर्दर्न रूट भी शामिल था, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से कनेक्ट करता था। इस क्रॉसरोड्स पोजीशन ने इसे एक नेचुरल मेल्टिंग पॉट बना दिया डाइवर्स कल्चर्स, आइडियाज और नॉलेज सिस्टम्स का। आप वहाँ पर्शियन, ग्रीक, अलेक्जेंडर के कैंपेन्स और सब्सिक्वेंट इंडो ग्रीक किंगडम्स के बाद और सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशंस का इन्फ्लुएंस फील कर सकते थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में बुद्धिस्ट स्तूपा, हिंदू टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दिखाते हैं, इस मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट को कंफर्म करते हुए। बेसिकली ये एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर ऑफ लर्निंग था। और टैक्सिला से एसोसिएटेड पर्सनालिटीज लिस्ट तो लेजेंडरी है। सोचो पाणिनि, महान ग्रामेरियन जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को अपनी अष्टाध्यायी में कोडिफाई किया। ट्रेडिशन कहती है कि उन्होंने यहाँ पढ़ा या पढ़ाया। फिर है चरका, जिन्हें आयुर्वेदा, एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स में से एक माना जाता है। और शायद सबसे फेमसली चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, वो टैक्सिला से स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं। ये 18 सिल्पास या आर्ट साइंसेस पढ़ाने के लिए जाना जाता था, जिसमें वॉरफेयर, स्टेटक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, कॉमर्स, फिलॉसफी, म्यूजिक, डांस और वेरियस क्राफ्ट जैसे वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स शामिल थे। बुद्धिस्ट जातका टेल्स में कई प्रिंसेस, स्कॉलर्स और इवन रॉयल फिजिशियंस जैसे जिवाका, बुद्धा और किंग बिम्बिसारा के फिजिशियन का जिक्र है जो टैक्सिला एजुकेशन के लिए आए थे। लेकिन और यहाँ ये रियली इंटरेस्टिंग हो जाता है, टैक्सिला को मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं माना जाता, स्पेशली नालंदा के कंपैरिजन में। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नालंदा जो बाद में डेवलप हुआ और जिसमें लार्ज मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस थे, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरीज और एक मोर फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ, टैक्सिला अलग तरह से ऑपरेट करता था, ऐसा लगता है। वहाँ रियली एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड टैक्सिला यूनिवर्सिटी नहीं थी जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं। एजुकेशन वहाँ प्राइमरीली एंशिएंट इंडियन गुरु शिष्य परंपरा, टीचर डिसाइपल ट्रेडिशन पर बेस्ड थी। रिनाउंड स्कॉलर्स अपने खुद के छोटे स्कूल्स या हाउस होल्ड सेटअप करते थे और स्टूडेंट्स उन्हें इंडिविजुअली सीक आउट करते थे। हर टीचर के शायद अपने मेथड्स, करिकुलम, फोकस और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी होते थे। वहाँ कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं लगता है पूरे टैक्सिला में, ना ही वो फॉर्मल डिग्रीज अवार्ड करते थे जैसे हम आज करते हैं। एम्फेसिस अक्सर प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट और मास्टरी पर ज्यादा था, एक स्पेसिफिक गुरु के अंडर, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज या एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस पर। इसे इंडिविजुअल हाई लेवल मास्टर क्लासेस का कलेक्शन समझो, यूनिफाइड इंस्टीट्यूशन से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग थी, समझे। टैक्सिला का डिक्लाइन इवेंचुअली हुनास हेप्टिलाइट्स के इन्वेजन्स के साथ आया 5th सेंचुरी सीई के आसपास, जिसने रीजन को डिसरप्ट किया और सिटी के डिस्ट्रक्शन का कारण बना। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ये लार्जली भुला दिया गया था जब तक अर्ली 20th सेंचुरी में सर जॉन मार्शल के एक्सटेंसिव आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ने मल्टीपल सिटी साइट्स और न्यूमर्स मोनास्ट्रीज और स्तूपास के रूइंस को अनअर्थ नहीं किया, उसके एंशिएंट एजुकेशनल और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल को रिवील करते हुए। आज भी टैक्सिला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस इसकी रिच लेगेसी को स्टडी कर रहे हैं। तो जबकि टैक्सिला का स्ट्रक्चर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज और इवन नालंदा से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था, इसकी लेगेसी एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट बनी हुई है। इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज में और इसका रोल एज अ हब फॉर कल्चरल एक्सचेंज अलोंग द एंशिएंट सिल्क रोड हमें आज भी इंस्पायर करते हैं। इन शॉर्ट, टैक्सिला एक हाईली रिनाउंड एंशिएंट लर्निंग सेंटर था जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और लेजेंडरी स्कॉलर्स जैसे पाणिनि और चाणक्य से एसोसिएशन के कारण फेमस था, लेकिन उसमें मॉडर्न यूनिवर्सिटी का फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था। वो प्राइमरीली इंडिविजुअल गुरु शिष्य रिलेशनशिप्स के थ्रू ऑपरेट करता था, जो स्पेशलाइज्ड अक्सर प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस थे। हम टैक्सिला जैसे प्लेसेस के बारे में पार्टली जानते हैं एंशिएंट ट्रैवलर्स के अकाउंट्स की वजह से। अब हम देखते हैं कि चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स की राइटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाँ, ये सोर्सेज बहुत वैल्यूएबल है। Importance of Chinese and Arab travelers accounts. Assess the importance of the accounts of the Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India. 2018. Broad micro theme. Travelers. अपने फाइनल टॉपिक के लिए चलो कंसिडर करते हैं कि हम एक्चुअली एंशिएंट और मिडिएवल इंडिया के बारे में इतना कैसे जानते हैं, जबकि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और लोकल लिटरेचर वाइटल हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स, स्पेशली चाइना और अरब वर्ल्ड से आए लोगों के अकाउंट्स इनवैल्यूएबल प्राइमरी सोर्सेज हैं। हाँ, ये विजिटर्स अक्सर सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर के बारे में डिटेल्स रिकॉर्ड करते थे, जो लोकल सोर्सेज शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते या इग्नोर कर देते। उनकी राइटिंग्स यूनिक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करती हैं और अक्सर इंडिजिनस सोर्सेज में मिली इन्फॉर्मेशन को कोरॉबोरेट या इवन चैलेंज करने में मदद करती हैं, जिससे हिस्टोरियंस पास्ट की एक रिचर, मोर न्यूआंस्ड पिक्चर बना पाते हैं। पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स अकाउंट्स। बहुत से चाइनीज मॉन्क्स इंडिया आए, जो बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है, प्राइमरीली
ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स और नॉलेज की तलाश में। जैसे फाक्सियन, जिन्होंने यहाँ 399 से 1414 सीई के बीच ट्रैवल किया गुप्ता पीरियड के दौरान। उन्होंने एक डिटेल रिकॉर्ड छोड़ा। उन्होंने एफिशिएंट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, सोशल हार्मनी जो उन्होंने ऑब्जर्व की, और पाटलिपुत्रा जैसे शहरों में बसलिंग ट्रीट के बारे में लिखा। उनका अकाउंट क्रूशियल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है उस पीरियड के बारे में जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। शायद सबसे फेमस हैं ह्वानजांग ह्यूएनसांग, जिन्होंने इंडिया में 629 से 645 सीई तक जर्नी की, एम्परर हर्षवर्धना के रेन के दौरान। उनका एक्सटेंसिव वर्क सीयूकी या रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन्स एक खजाना है। वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस देते हैं हर्षा के एम्पायर की, कैपिटल कन्नौज की शान की, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग की, जहां उन्होंने स्टडी भी की थी, सोशल कंडीशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों, और इवन उन जगहों की ज्योग्राफी जहां वो गए। बहुत डिटेल्ड काम था। एक और इंपॉर्टेंट फिगर है यी चिंग आई थिंग, जो इंडिया बाद में आए 671 से 695 सीई के बीच। उन्होंने भी नालंदा में स्टडी की और एजुकेशनल सिस्टम, मोनास्टिक रूल्स, विनया और इंडिया में मंक्स की डेली लाइफ डॉक्यूमेंट की, एकेडमिक ट्रेडिशंस और उस टाइम के बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए। इंडिया आए या इंडिया के बारे में लिखा। अल मसूदी, जिन्होंने इंडिया विजिट किया अराउंड 957 सीई, उन्हें कभी-कभी हेरोडोटस ऑफ द अरब्स कहा जाता है। उन्होंने वाइडली ट्रैवल किया और इंडिया की ज्योग्राफी, सोशल कस्टम्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा, पर्टिकुलरली उस टाइम नॉर्थ इंडिया रूल करने वाली पावरफुल गुर्जर-पथियारा डायनेस्टी को डिस्क्राइब करते हुए। उन्होंने इंडियन साइंसेज और एस्ट्रोनॉमी के अकाउंट्स भी दिए। अल बेरूनी एक टावरिंग फिगर है। वो इंडिया महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे अर्ली 11th सेंचुरी में, अराउंड 1017 टू 1030 सीई। उन्होंने संस्कृत सीखी और एक इनक्रेडिबली कॉम्प्रिहेंसिव और रिमार्केबली ऑब्जेक्टिव अकाउंट लिखा जिसका नाम है किताबुल हिंद, बुक ऑफ इंडिया। ये वर्क इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन, स्पेशली हिंदुइज्म, सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम, साइंसेज, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और उस पीरियड के फेस्टिवल्स कवर करता है। ये आज भी एक क्लासिक और इंडिस्पेंसिबल सोर्स है इंडिया को अर्ली टर्किश इन्वेजन्स के टाइम समझने के लिए। फिर है इब्न बतूता, फेमस मोरक्कन ट्रैवलर जिन्होंने इंडिया में कई साल बिताए, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के दौरान, अराउंड 1333 टू 1347 सीई। वो दिल्ली में काजी, जज के तौर पर भी सर्व किया उन्होंने। उनका ट्रैवलॉग रेहला विविड डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है सल्तनत के कोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल सिस्टम, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस, शहरों की और उनकी खुद की एक्सटेंसिव ट्रैवल्स अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट की। उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट तुगलक एरा के प्राइसलेस इनसाइट्स ऑफर करता है। तो इन अकाउंट्स की ओवरऑल हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है? ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन एस्पेक्ट्स पर जो अक्सर लोकल सोर्सेज में स्पार्सली कवर्ड होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की डिटेल्स, सोशो कल्चरल लाइफ की विविड डिस्क्रिप्शंस, कस्टम्स, बिलीव्स, फेस्टिवल्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस पर इंसाइट्स, ट्रेड रूट्स, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, करेंसी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के डिस्क्रिप्शंस। इसके अलावा उनके डिटेल ज्योग्राफिकल नोट्स और जगहों के डिस्क्रिप्शंस ने अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट की आर्कियोलॉजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में मदद की है टेक्स्ट में मेंशन्ड हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स को लोकेट और आइडेंटिफाई करने में। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है, क्या हम इन ट्रैवलर्स की हर बात को फेस वैल्यू पर ले सकते हैं? नहीं, किसी भी हिस्टोरिकल सोर्स की तरह इन ट्रैवलॉग्स को क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। ट्रैवलर्स के अपने बायसेस हो सकते हैं, रिलीजियस, कल्चरल, लोकल लैंग्वेजेस या कस्टम्स समझने में लिमिटेशंस हो सकती हैं, या लिखने के स्पेसिफिक एजेंडाज हो सकते हैं। कभी कभी वो हियरसे पर रिलाई करते थे या सिर्फ सोसाइटी के एलीट एस्पेक्ट्स पर फोकस करते थे। हाउएवर, उनकी इंड्योरिंग वैल्यू उन क्रूशियल एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करने में है जो इंडिजिनस सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन अकाउंट्स को केयरफुली कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके दूसरे एविडेंस के साथ हिस्टोरियंस एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की एक बहुत ज्यादा कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल पिक्चर पीस टुगेदर कर सकते हैं। ये अकाउंट्स आज भी हिस्टोरिकल रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल वर्क गाइड करते हैं। इन शॉर्ट, चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे फाजियान और ज़ुआनज़ैंग और अरब ट्रैवलर्स जैसे अल बरूनी और इब्न बतूता के डिटेल्ड अकाउंट्स इंडियन हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया के पास्ट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमी और कल्चर पर इनवैल्यूएबल एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं लोकल सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, और हिस्टोरियंस को एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद करते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की जरूरत के बावजूद। रीकैप एंड एक्टिव रिकॉल। फ्यू, ये तो काफी जर्नी थी इंडियन हिस्ट्री में। तो आज हमने 5 की टॉपिक्स कवर किए, थीम्स टच करते हुए, जैसे किंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मिसलेनियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स और ट्रैवलर्स अकाउंट्स। हाँ, काफी ग्राउंड कवर किया हमने। हमने देखा कैसे अकबर ने अपनी सुलह कुल पॉलिसी, इबादत खाना जैसे इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल ब्लेंडिंग को एक फॉर्म ऑफ स्टेट क्राफ्ट के तौर पर यूज किया, डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए। हमने कृष्णदेवराया को एक्सप्लोर किया एज द आइडियल स्कॉलर किंग, जिन्होंने लिटरेचर, स्पेशली तेलुगु वाया अष्टदिग्गजस और आर्ट्स को विजयनगर एम्पायर में बूस्ट किया।
हमने समझा कैसे इंडिया की ज्योग्राफी, उसकी नदियां, पहाड़, कोस्ट और क्लाइमेट ने फंडामेंटली एंशिएंट सेटलमेंट, ट्रेड और कल्चरल पैटर्न्स को डायरेक्ट किया। हमने टाइक्सिला के बारे में जाना एज अ यूनिक एंशिएंट लर्निंग हब जो अपने स्कॉलर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए फेमस था, लेकिन मॉडर्न यूनिवर्सिटी से अलग ऑपरेट करता था गुरु शिष्य सिस्टम के थ्रू। और फाइनली हमने चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स जैसे ज़्वानज़ांग और अल बिरूनी के की इमेंस वैल्यू असेस की, एक्सटर्नल इनसाइट्स प्रोवाइड करने में इंडिया की रिच हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही रिकैप है। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, व्हाट वाज द मेन टेक अवे फॉर यू फ्रॉम ऑल दिस? कौन सा एक आइडिया या स्टोरी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद मेरे लिए वो इंटरकनेक्टेडनेस है, कैसे रूलर्स, ज्योग्राफी, लर्निंग सेंटर्स और एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स सब मिलकर हिस्ट्री की स्टोरी बनाते हैं। नाइस पॉइंट। और ये रहा एक क्विक चैलेंज। क्या आप इन 5 मेन पॉइंट्स को एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर सकते हैं? ट्राई करके देखो। रेडी? आउट्रो। होप आपको ये गहरा विश्लेषण इन हिस्टोरिकल क्वेश्चंस का पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो शायद अपने नोट्स में कुछ की पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिए। इससे इन्फॉर्मेशन को याद रखने में सच में मदद मिलती है। हाँ, एक्टिव रिकॉल हमेशा हेल्पफुल होता है। हम जल्दी वापस आएंगे कुछ और एक्सप्लोरेशंस के साथ, नए सोर्सेज पर बेस्ड। अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग।